दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योति इस क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एनसीईआरटी की दूसरी क्लास है, आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादक तक। तो एनसीईआरटी की ये दूसरी क्लास है और अगर आपको पहली क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फल, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी ओर जाना पड़ता था, दूसरी जगह। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह भी है कि पेड़ों और फलों में फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। दोस्तों, ये जो तीनों कारण हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी मतलब ऐसे ऐसे सवाल निकाल के लाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ हमें जो ये चौथा कारण है ये भी हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। और चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। सबसे पहले आप बताओ पुरातत्वविद क्या है? पुरातत्वविद मैंने अभी आपको बताया था कि जो पुरानी वस्तुएं जो खोजते हैं, पत्थर, लकड़ी, हड्डी या मतलब जो कुछ भी है, जो पुराने ज़माने की मतलब हिस्ट्री मतलब जो इतिहास की जो खोज करते हैं इतिहासकार से अलग, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्व को कैसी वस्तु मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे? यह संभव था कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्टे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो उस जमाने में कौन कौन से किससे हथियार बनते थे? पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए, और पत्थर के औजार आज भी बचे हैं।
रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। ये जो मानचित्र 2 है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है मैं फिट कर देता हूँ, थोड़ा जूम। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहण के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए हैं। कुछ पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे, जो ये लाल वाले हैं। जैसे भीमबेटका है, ये है, ये क्या है, यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रहण के होने के प्रमाण मिले हैं। उसका नीचे चलेंगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो ये जो भीमबेटका जगह है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि ये जो है, लोग इन गुफाओं में रह लिया करते, यहाँ से मतलब इनमें पत्थर भी मिला करता। यहाँ पे ये जैसे बारिश, धूप और हवा में राहत मिला करती थी। नर्मदा घाटी के पास थी। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें बहुत सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाई जाती है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, तो आप तब तक के लिए इसको मोटा मोटा याद कर ले। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुरास्थल क्या होते हैं। दोस्तों, जो पहले वाला चैप्टर था उसमें आपकी पांडुलिपि, अभिलेख, इतिहासकार क्या है, पुरातत्वविद क्या है, उसमें तो मतलब ये 4-5 मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये आपका पूरा स्थल हो गया और मतलब कैसे कैसे यहाँ पर ये हथियार मतलब यूज में किया करते थे। और अब आगे जो आता है, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इसमें कहा गई, ये रही करनूल गुफा है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों का महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुराषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते थे। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्टे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण का युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहती है। नवपाषाण का मतलब होता है
हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। दोस्तों ये भी मतलब जो सभी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इनको भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कृषक कैसे बने हैं इसको भी आप थोड़ा याद कर लेना। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए इनके गुण सुरक्षित रख सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक हो। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे आप कुछ भी अगर आप बो के देखोगे तो उसको उगने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कुछ दिन भी लग जाए, महीने भी लग जाए या साल भी लग जाए। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसी लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यह नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें।
मानचित्र 2 जो पृष्ठ संख्या 13 में है। पृष्ठ संख्या 13 लास्ट में है बिल्कुल। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। मानचित्र 2 चलो छोड़ो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरजोम जो कि अभी कश्मीर में है, कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज प्राप्त अन्य पत्तियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहेगा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज बाहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यहाँ ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ता। बोलन दरिया के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संबत वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ पालना सीखा। तो क्या है, एक मिनट, मेहरगढ़ है जो संभवत वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जो और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कहाँ पे मिली है? मेहरगढ़ में। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चाकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवत भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी ऐसी कब्र मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवत इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया है।
इन रंगों को लोह और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। उपयोगी शब्द क्या है? आखेटक, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, ये तीनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग भी कवर। एक नवपाषाणिक पुरस्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में या दूर दराज स्थानों में से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकम पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं होता, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात और दोस्तों, अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो 5-7 क्वेश्चन हैं जो आएंगे जो थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।